अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू पिच साइट एपिसोड 27। आज हम लोग एक दो हफ्ते के गैप के बाद हम लोग वापस अपना शो अपने स्टार्ट किया है। तो थोड़ा से बिजी थे, काम वाम था, पढ़ाई वगैरह थी। तो वंस अगेन मेरे को होस्ट अमान ने मुझे ज्वाइन किया। अमान, आप कैसे हैं आज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बस आज पाकिस्तान के मैच पे बात करनी है, और जो पाकिस्तान के साथ इतना माशाल्लाह से जो हुआ है आज के दिन पाकिस्तान टीम के साथ, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे बस। जी बिल्कुल, जिस तरह आप सबको पता है, हमारी पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज में एक टेस्ट जीता। आखिरी वाला जो बड़ा अच्छा टेस्ट था, अब्दुल्ला शफीक की इसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आई। फिर हमारी टीम इंग्लैंड चली गई और यहाँ पे लीड्स हेडिंग्ली में एक जो यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का होम है ये, यहाँ पे ये पहला टेस्ट आज हमारा स्टार्ट हुआ है। और एक बड़ा खौफनाक स्टार्ट था, बड़ा भयानक स्टार्ट था पाकिस्तान टीम के लिए। पहली बॉल पे जब ओली रॉबिन्सन ने अराउंड द विकेट आके अजान हफीज को प्लम एलबीडब्ल्यू आउट किया, और फिर उसके बाद शान मसूद भी आउट हो गए। तो काफी बुरा स्टार्ट था। अमान, मैं आपसे एक स्टार्ट करूंगा हमारे एनालिसिस को। बहुत आजकल डिस्कशन चल रही है सोशल मीडिया पे, और इमामुल हक पे काफ़ी हेट मिल रही है, क्योंकि उन पे लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि यार ये पहली बॉल खुद क्यों नहीं खेली एज अ सीनियर प्लेयर, और 21 साल की अजान हफीज को उन्होंने कहते हैं ना फायरिंग लाइन में डाल दिया। तो अमान, इसमें मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, क्या ये एक जायज क्रिटिसिज्म हो रहा है इमामुल हक पे, या ये एक फजूल सी बात है? ठीक है, मेरे हिसाब से ये कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप यही तो दुनिया के बाकी यंगस्टर्स को देखे, इंडिया की जैसे आप जय जायसवाल को ले ले, ऑस्ट्रेलिया के सैम कॉन्स्टेंस हो गए, जो भी बड़े बड़े इंडिया के बाकी मुल्क के जो यंगस्टर्स होते हैं, वो जब भी ऐसे किसी बड़े स्टेज में किसी बड़े ऑपोजिशन के सामने मैच खेलने आते हैं, तो बहुत दफा हुआ है कि यंगस्टर्स ने, इनफैक्ट डेब्यूटेंट्स ने, ऐसे सीरीज में अगेंस्ट बड़े बॉलर्स के आगे स्ट्राइक लेते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई अजान अब इसको दूध पीते बच्चे नहीं थे कि उनको खेलना नहीं आता। फर्स्ट क्लास के प्रॉपर मंजे हुए प्लेयर है, और वो कोई ऑन डेब्यू भी नहीं थे। दो तीन टेस्ट सीरीज ऑलरेडी खेल के ही वो आ रहे थे। तो इस पे इतना इमाम को बोलना कि हम पहली बॉल खुद पेश क्यों नहीं करी, इस पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अजान की बनती है, क्योंकि अजान ने, अगर हम बात करें तो जितने मैचेस वो खेल चुके हैं, उनकी एक 100 के बाद कोई इतनी बड़ी नॉक आई नहीं है। और काफी काफी ज्यादा क्या कहते हैं, तो काफी बुरी बैटिंग कर रहे हैं अजान अवैस अपने कैलिबर के लिहाज से, क्योंकि जिस पॉइंट की वजह से उनको लाया गया था, उनको बहुत बात समझनी होगी कि अब्दुल्ला फजल जो कि बैक इंजरी की वजह से बाहर है, वो इंजरी के बाद वापसी टीम में आएगा। तो अगर अजान ने, आई थिंक, इस टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग में कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट मुश्किल लग रहा है, जो कि हमारी हालात को देखते हुए। तो आई थिंक ये अजान अवैस का आखिरी टेस्ट मैच हो रहा है, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है अंदर से। ये बिल्कुल, देखिए आज़ान ओवैस जो है, ये बात करना कि उनका आखिरी टेस्ट हो सकता है, ये थोड़ी एक एक्सट्रीम बात है, क्योंकि वो बहुत यंग है। मतलब 21 ईयर्स ऑन पेपर है, शायद वो असली में एक दो साल ज़्यादा होंगे, लेकिन ही स्टिल अ वेरी यंग प्लेयर। और यंग प्लेयर जो होता है उसको प्री मेच्योरली मुझे लगता है लाया गया है टीम में। हाइप उनकी बहुत थी, और उन्होंने ठीक है बांग्लादेश में 100 किया, लेकिन वो दिया उन्होंने बांग्लादेश जितनी भी बड़ी टीम अभी बन चुकी है, इट्स स्टिल बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश में रन किए थे, उन्होंने 100 किया था। इंग्लैंड में आके रन करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और स्पेशली जब आप एक यंगस्टर होते हैं। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि वो उनको टीम में बहुत जल्दी लाया गया है। और एक प्लेयर जिसका मैं नाम लेना यहाँ चाहूँगा, वो है साइम अयूब, जिन पे आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक ठाक इन्वेस्ट किया था। आपने उनको तीनों फॉर्मेट्स खिलाए थे, और वो कहीं ना कहीं लगने आहिस्ता आहिस्ता एक टेस्ट क्रिकेट में वनडे में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रहे थे। तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे थे, आपने उनको बाहर कर दिया। यहाँ पे मुझे लगता है साइम अयूब को होना चाहिए था एज अ, कहते हैं ना, एक यंगस्टर जो थोड़ी क्रिकेट खेल चुका है एक्सपोजर के साथ। वो अगर यहाँ होते तो मुझे लगता है कि वो तो बेहतर करते, क्योंकि उनकी टेक्निक, उनका जो एक खेलने का तरीका है, वो ऐसी पिचेस पे जहाँ पे बाउंस होता है, ऐसी मूवमेंट होती है, वहाँ वो बेहतर कर सकते थे। बेशक आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि साइम अयूब को हमने देखा भी है कि वो मोस्टली सीना कंट्रीज के अंदर और तीनों अपोजिशन के अगेंस्ट उनकी बैटिंग हमने अच्छी करते हुए देखी है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खेला हो, उन्होंने साउथ अफ्रीका में खेला हो, वो जब भी पिच में ज्यादा अगर मूवमेंट और बाउंस को उनको पसंद है बाउंस, तो वो वहाँ पे अच्छी बैटिंग करते हैं। बिल्कुल। तो आई बिलीव कि साइम अयूब को टेस्ट से तो ऑब्वियसली बाहर करना इतनी जल्दी, क्योंकि साइम ने, आई गेस, कोई इतने टेस्ट मैचेस खेले भी नहीं थे कोई, वो भी उन्होंने सारे मैचेस होम पर ही खेले थे, कोई आउटसाइड तो उन्होंने कोई मैच बिल्कुल, खेला भी इनका नहीं था टेस्ट मैच इनका में। डेब्यू तो जो था सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया में था, जिसमें उन्होंने आई थिंक कोई 30-40 की अच्छी इनिंग्स खेली थी।
फिर उन्होंने होम पे टेस्ट खेले थे बिल्कुल। बांग्लादेश और इंग्लैंड पे, जिसमें उन्होंने अच्छे ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दी थी। और फिर इसके बाद आई थिंक ये साउथ अफ्रीका गए थे, आपको याद होगा, और वहाँ पे इनके साथ वो बुरा सीन हुआ था जहाँ पे ये फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे। तो इनका टेस्ट करियर बहुत छोटा-सा है। हाँ, इतना इंजरी बड़ा हो गई थी, इतनी बिल्कुल। बड़ा इनका सैंपल साइज़ नहीं है, बट ही डिड शो पोटेंशियल। जी, और उनको टी20 की बुरी परफॉर्मेंस में बाहर करना, ये मुझे लगता है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि टी20 में आपको पता है रोल डिफरेंट होता है, आपकी एक रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। और टेस्ट में आई थिंक साइम अयूब एक अच्छे ऑप्शन थे, लेकिन बहरहाल वो इस टेस्ट का हिस्सा नहीं है, तो उन पे हम इतनी बात नहीं करेंगे। बाकियों की अगर हम अमान बात करें, तो जैसे 2 विकेटें गिरी, शान मसूद भी आउट हो गए, उनको आप थोड़ा मार्जिन दे सकते हैं कि इंजरी के बाद आ रहे हैं। लेकिन फिर एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी अमान बिटवीन इमामुल हक एंड अब्दुल्ला शफीक। इमामुल हक की मैं पहले बात करूंगा कि उन पे बहुत, मैं खुद भी क्रिटिसिज्म करते हैं, आप भी काफी उन पे हार्ड आते हैं, लेकिन उन्होंने आज अच्छी बैटिंग की, मुझे लगता है बड़ा एक कहते हैं ना, एक कॉम्पैक्ट होके खेले, इतनी ज्यादा उन्होंने लूज बैटिंग नहीं की, अपने रेंज में आके उन्होंने लेट खेल रहे थे। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि वो 42 करके आउट हो गए, क्योंकि वो लग रहे थे कि यार आज ये कुछ 70-80 कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो अगर मैं शान मसूद की बात करूँ, तो जहाँ पे यॉर्कशायर के शान मसूद ने काउंटी में कैप्टेंसी भी बिल्कुल। करी है, ये अगर हम कह रहे हो हेडिंग लीड शान मसूद का, अगर हम लोग कहें कि सेकंड होम ग्राउंड है, तो वो बात गलत नहीं होगी। तो बिल्कुल। इन कंडीशन का शान मसूद को काफी ज्यादा आइडिया है। तो अगर इतने सीनियर प्लेयर का पास से, माना कि इंग्लिश से बात आ रहा है, बट स्टिल इतना प्लम्प एलबीडब्ल्यू होना अगेंस्ट ऑली रॉबिन्सन उनके कैलिबर को सूट नहीं करता, तो उनको रन करने चाहिए थे। बिल्कुल। उसके बाद जो अब्दुल्ला और इमाम की पार्टनरशिप लगी है, इट वॉज वेरी गुड। लाइक इमाम का अगर हम बात करें, तो स्टार्ट में थोड़े से फंसे हुए थे, उनके एज वगैरह काफी ज्यादा निकल रहे थे, लेकिन जो उनका जो बारिश के बाद जब वो बैटिंग करने आए हैं, तो जो उस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को वो लेके चले, जोफ्रा आर्चर को भी कवर ड्राइव मारा, और काफी बिल्कुल मेरिट के ऊपर शॉट्स खेल रहे थे, तो कि उनको देख के काफी अच्छा लगा था। लेकिन फिर वही हुआ कि एक वो जिस बिल्कुल जिस एक कहते हैं ना सेम पैशन में हम लोग आउट होते हैं, वही आउटसाइड एयर और बिल्कुल, बहुत बहुत स्लिप पर लूज कैच शॉट आउट, था। और उसी पैशन में आउट हुए। जी, जिस तरह वो खेल रहे थे, उनको थोड़ा सा और पेशेंस शो करनी चाहिए थी, क्योंकि दूसरे एंड पे अब्दुल्ला शफीक अच्छा कर रहे थे। तो लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि यार इमामुल हक से जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि यार ये तो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ शो किया। और मैं होप करूंगा कि वो सेकेंड इनिंग्स में और इवन इस टेस्ट सीरीज में थोड़ा बड़े रन्स करें, क्योंकि देखिए जब आप सेट हो जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लंबा खेलें, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में ना बहुत रेयर होता है कि सारे बैट्समैन क्लिक करें। अगर आपके टॉप 7 में से अगर 3 लोग भी क्लिक कर रहे हैं, तो उनको कन्वर्ट करना होता है। अब मैं थोड़ी-सी अमान बात करना चाहूँगा अब्दुल्ला शफीक के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट टीम का हिस्सा ही नहीं थे। जब ये स्क्वाड्स अनाउंस हुए थे वेस्ट इंडीज़ के, इंग्लैंड के, तो इनमें इनका नाम ही नहीं था। एज़ अ रिप्लेसमेंट प्लेयर ये गए वहाँ वेस्ट इंडीज़ में, और एक शानदार 160 किया उन्होंने। और आज जो इनकी बैटिंग थी, मुझे लगता है कि बहुत ही पूरा इंग्लैंड जो है इस वक्त इनका फैन हो चुका है। इंग्लैंड के कमेंटेटर्स, इंग्लैंड के फैंस, हर कोई इनकी बात कर रहा है। और इनकी बैटिंग पे अमान, आपके क्या थॉट्स हैं आज? बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक जिस टाइम से बैटिंग करने आए थे, और नॉट इवन अ सेकंड ऐसा फील हुआ है वो कहीं पे फंसे हुए, उन्होंने बिल्कुल। उसी तरीके से बैटिंग करी जिस तरीके से वो उन्होंने वेस्ट इंडीज में बैटिंग की थी। प्रॉपर अपने कहते हैं ना कि प्रॉपर टेक्स्ट बुक क्लास से अब्दुल्ला शफीक ने अपने बैटिंग करी। ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, शॉट्स, सारे प्रॉपर शॉट्स खेले। इनफैक्ट एक वो विजुअल भी शो कराए थे, जब वो आपकी जब पाकिस्तान इंग्लैंड की हमारी लास्ट सीरीज थी, जो पाकिस्तान इंग्लैंड पाकिस्तान खेलने आई थी, उसमें जो अब्दुल्ला शफीक मैच से पहले मैच सेकंड इनिंग में फर्स्ट बॉल पे आउट हुए थे, तो उसमें जो उनकी एक वीकनेस आई थी कि उनका फ्रंट फुट सही तरह शो नहीं हो रहा था, बैट आगे आ रहा था, तो उन्होंने इस मरतबा कह सकते हैं उन्होंने अपनी उस वीकनेस पर बिल्कुल। काफी ज्यादा काम किया, और ये बकायदा शो हो रहा है कि बंदा भाई अपने ऊपर प्रॉपर डोमेस्टिक में वर्क करके आया है। लेकिन फिर वो जिस तरीके से ब्लॉसमिल आउट हुए, वो ऑली रॉबिन्सन का एक तो विकेट कीपर को आगे ले लेना, उस पे वो बॉल का पड़ के इतना इतना ज्यादा अंदर आना, नो डाउट बहुत 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 अच्छी बॉल थी, काफी ज्यादा बॉल अंदर आ गया था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने भी उस बॉल को थोड़ा सा ज्यादा गैप दे के शॉट खेल लिया था, तो उस वजह से वो बोल्ड हो गए। अगर मैं जरा अब्दुल शफीक से आगे बढ़ूँ, तो सऊद शकील की अगर हम बात करें, तो आज वो नंबर 5 पे बैटिंग करने आए थे, और एक तो पहली बात तो जो उनका आउट था वो आउट था भी नहीं, पता नहीं कैसे वो उन्होंने
पता नहीं क्या उनका कहाँ ध्यान था, उन्होंने रिव्यू लेने में देर लगा दी और टाइमर खत्म हो गया और वो थे भी नॉट आउट। आई बिलीव कि वो आउट काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट हुआ। अगर वो ना होता बिल्कुल, शायद पाकिस्तान इस तरह कम टोटल ना लगाती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमान। मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा और अब्दुल्ला शफीक के ऊपर, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक की जो आज बैटिंग जो थी, मतलब जिस तरह आपने बात की टेक्स्ट बुक शॉट्स, क्लासिक शॉट्स, मतलब आप कहते हैं ना एक बहुत ही पोएटिक मतलब शायर किस्म की इनके शॉट्स होते हैं, जिस तरह ये खेलते हैं। और जो ऑन ड्राइव इन्होंने आज मारी है, आई थिंक 3 या 4 चौकियां इन्होंने ऑन ड्राइव पे मारे हैं, जो आई थिंक रिकी पॉन्टिंग का ये एक कोट है कि द ऑन ड्राइव इज द टफेस्ट शॉट टू प्ले इन क्रिकेट। तो इतने कमाल के इनके आज स्ट्रोक्स थे। और मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री करता हूँ, जो इन्होंने अपनी टेक्निक में एक चेंज लाए है। पहले ये थोड़े से स्ट्रेट खड़े होते थे और फ्रंट फुट पे कमिट जल्दी कर दे। अब ये मैं देख रहा हूँ थोड़े अपने आप को रूम देके खेल रहे हैं और अपने पहले फ्रंट फुट को ना ये जल्दी कमिट नहीं कर रहे, जिससे इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है और थोड़े ज्यादा बैलेंस नजर आ रहे हैं, विच इज गुड टू सी। और एक थोड़ी सी मैं इन पे बात करना चाहूंगा अमन, कि ये जो इस वक्त ये जिस पोजीशन पे ये खेल रहे हैं आफ्टर इस कमबैक, मतलब वेस्ट इंडीज में 3 पे खेल रहे थे और अभी 4 पे खेल रहे हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि ये इनकी बेस्ट पोजीशन है टेस्ट क्रिकेट में। क्योंकि देखिए ओपनिंग में इनको जब ट्राई किया गया तो वहां पे रन्स किए, लेकिन जब हर मूवमेंट पे ये स्ट्रगल करते हैं। और मैं इनके केस को ना थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूंगा इंडियन कैप्टन शुभमन गिल के साथ, क्योंकि अगर आपने देखा हो मान, शुभमन गिल का जब टेस्ट करियर शुरू हुआ था तो वो ओपनर थे, ओपनिंग करते थे रोहित शर्मा के साथ। और बड़ा उनका एक कहते हैं ना बिलो एवरेज सा स्टार्ट था टेस्ट क्रिकेट में, 30 की एवरेज थी उनकी। लेकिन पिछले 1.5 साल से जब उन्होंने नंबर 4 पे बैटिंग करना शुरू की विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद, आप देख सकते हैं कि उनके बल्ले से बहुत रन आ रहे हैं। और पिछले साल भी इंग्लैंड में जब उन्होंने रन की अंबार लगा दी थी, कोई 800 रन बनाए थे 5 टेस्ट में। तो मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक को भी हमें इसी तरह लेके चलना चाहिए कि उनको ओपनिंग अब नहीं करानी चाहिए, उनको नंबर 3 या 4 पे फिक्स कर देना चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि अब्दुल्ला शफीक का थोड़ा इशू है। वो नए बॉल के आगे जरा थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो उनको नंबर 4 के आसपास रखना मेरे मुताबिक जरा बेटर रहेगा। और जहां तक बात हमारी रही कि अब एक स्टेप आगे बढ़े, तो जो पाकिस्तान टीम की बैटिंग के लिए तो मोस्ट कंसर्निंग पॉइंट है, जो कि हमारे वेस्ट इंडीज टूर से लेकर चल रहा है, वो है सलमान अली यादव और मोहम्मद रिजवान। इन दोनों प्लेयर्स की मैं कहता हूँ ये दोनों ही वो वाहिद वजह थे हम लोग वेस्ट इंडीज का फर्स्ट टेस्ट मैच हारे, सेकंड में हमारा अनइवन कोलैप्स लगा, और आज जो हम लोग इतना बुरा तरीके से 171 पे ऑल आउट हुए हैं। ये दो प्लेयर्स मैं कहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह ये होने की, क्योंकि कि इस टाइम पे आपकी टेस्ट टीम की हम बात करें तो द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स में से ये दो प्लेयर का नाम आई थिंक टॉप 3 टॉप 4 में आएगा। ये लाइक मोहम्मद रिजवान तो आई गेस कोई इतने टाइम से कोई 8-10 साल उनको होगा पाकिस्तान से खेलते हुए, और लाइक और लिटरली वो ही सिमिलर पैशन। आज भी वो जिस तरीके से आउट हुए हैं, सेम बॉल पड़ के अंदर आया एलबीडब्ल्यू, या तो उनके दो ही तरीके रहते हैं आउट होने का, एक तो एलबीडब्ल्यू हो गया तो बोल्ड हो गया। और तो और एक बात मैं कहना चाहूंगा मोहम्मद रिजवान के ऊपर, अगर आपने देखा ना देखा हो, जिस टाइम पे कौन थे, हाँ, अब्दुल्ला शफीक हुए थे, बोल्ड हुए थे, और जब मोहम्मद रिजवान बैटिंग करने आए थे तब सलमान और रिजवान दोनों बिल्कुल नए बैट्समैन थे। और विद इन सेकेंड बॉल पर जो मोहम्मद रिजवान ने शॉट कमिट किया था, डोंट नो आपने देखा होना देखा, वो जो वो पसली के बम पे मारते हैं शॉट, वो मैच की सेकेंड बॉल है, बॉल इतना मूव कर रहा है और आपने वो जराना शॉट खेला जो आपका मशहूर है, वो तो शुक्र हुआ कि बॉल एज लग के पीछे निकल गया। तो इस शॉट से अंदाजा होता है कि प्लेयर्स की गेम अवेयरनेस किस हद तक बेकार बिल्कुल बेहुदा है, कि उनको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ पे क्या शॉट कमिट करना है। और अगर मैं बात करूं सलमान अली आगर, जो कि हमारे आज स्टैंड के कैप्टन थे बाबर के ना होने की वजह से, तो ऑल्दो स्टार्ट में थोड़ा सा फंसे हुए थे, लेकिन फिर 2-4 चौके वोके मारे, बिल्कुल लेकिन सलमान जिस बेहतर तरीके से बेहतर वो नजर आउट आए। हुए हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन वही बात ना कि जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, वो इस मेरे पास कि उनका फ्रंट फुट आगे नहीं आया, हालांकि जॉस टन की जो बॉल थी, बिल्कुल कहते हैं ना 1 सेंटीमीटर बॉल अंदर आया था, वो उस पर बोल्ड हो गए, तो वो उनमें बहुत बड़ा फॉल्ट उस आउट में उनकी टेक्निक का था कि उनका पैड और बैट में इतना बड़ा गैप था कि बॉल आराम से उनकी स्टंप उड़ाते हुए निकल गई वहां से। तो बिल्कुल आप सही कह रहे सलमान हैं। का ये इशू अब बहुत ज्यादा सामने आ रहा है कि उनकी
टेक्निक उन्होंने आई डोंट नो चेंज की है, क्यों की है कि वो बार-बार एक ही पैटर्न में आउट हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखिए ये जो मसला है ना, ये एक बहुत पुराना मसला है कि हमारे बैट्समैन जो है ना, जब भी बॉल थोड़ा सा मूवमेंट हो जाए कहीं भी, तो कहते हैं ना वो जरा सी बॉल इधर उधर गई, वो वाला जो सीन होता है, तो इनके साथ भी हाँ, बड़ा मसला चल बिल्कुल। रहा है कि बॉल हल्की सी मूवमेंट होती है पिच में, ये हमारे प्लेयर्स में ना कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो उसको मैनेज कर सके। और ये उससे पाकिस्तान का मसला नहीं, ये और भी आजकल जो मॉडर्न डे क्रिकेट में T20 वगैरह की वजह से ये मसले बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी टीम में ज्यादा है क्योंकि हमारे प्लेयर्स के पास ना वो अटैकिंग शॉट भी लैक करते हैं कि जिस तरह आपने बात की रिजवान मारने के लिए गए नहीं लगा सके। यहाँ कोई और एक मॉडर्न डे प्लेयर होता ना, वो कुछ अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन में कुछ कर लेता। मैं अगर थोड़ी बात करूँ मोहम्मद रिजवान की, तो मुझे लगता है मोहम्मद रिजवान अपने इंटरनेशनल करियर के बिल्कुल इस वक्त एज पे खड़े हुए हैं मेरी नज़र में, क्योंकि आप देख सकते हैं T20 में उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। और जो पीएसएल उनका इतना खराब गया था, मुझे लग नहीं रहा कि उनका T20 में कुछ चांस है। वनडे से वो इस वक्त ऑन पेपर ड्रॉप्ड है, मतलब पिछले आई थिंक 2 सीरीज का वो हिस्सा नहीं थे वनडे में, तो वनडे में भी उनका चांस नहीं लग रहा। टेस्ट ये वाहिद फॉर्मेट माना जाता था जिसमें मोहम्मद रिजवान की एक रेपुटेशन थी और दुनिया उनको मानती है कि यार ये टेस्ट का वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैटर है। लेकिन यहाँ पे भी वो जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस आ रही है पिछले 3-4 टेस्ट सीरीज में, बहुत बिलो एवरेज। तो अगर इन्होंने इस टेस्ट सीरीज में रन्स नहीं किए तो ये मुझे जाते हुए देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से भी। देखिए, बिल्कुल मेरी इस बात से मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि आपने मोहम्मद रिजवान के पीछे कोई और विकेटकीपर तैयार किया ही नहीं है। लाइक बिल्कुल। गाजी गौरी को फिलहाल आपके स्क्वाड में सेकंड विकेट कीपर है वो गाजी गाजी, जिसने आज तक डेब्यू ही नहीं किया। अब मान लो गॉड फॉरबिड अभी मोहम्मद रिजवान का मैच के अंदर कोई हाथ पाँव कुछ कोई हैमस्ट्रिंग खिंच गई, कुछ मसला हो गया और वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए, तो आपको ऐसे प्लेयर को डेब्यू कराना पड़ेगा जिसने आज तक अपना टेस्ट क्रिकेट के अंदर डेब्यू भी नहीं किया। तो ये काफी ज्यादा सिग्नलाइजिंग फैक्टर है कि आप बैकअप में कोई विकेट पर तैयार कर ही नहीं रहे हो। और जैसे मोहम्मद रिजवान की इस वक्त पथेटिक फॉर्म है लगी हुई, आपने उनको वनडे के प्लान में वो आपके नहीं है, आपने वनडे वर्ल्ड कप गाजी गौरी को लेके जाना है, तो आप गाजी गौरी को टेस्ट मैचेस में डेब्यू करा के उनको मजीद एक्सपोजर क्यों नहीं दे रहे हो? लाइक समझ से बाहर है। ऑल्दो तो हमें तो लगा था कि वेस्ट इंडीज सीरीज बेस्ट मौका होगा गाजी गौरी को डेब्यू कराने का, उनको जज करने का, लेकिन आपने जज उनको नहीं किया। तो मेरा बिलीव है कि एटलीस्ट गाजी गौरी को ना अब हमें चाहिए कि हम सेकंड टेस्ट में डेब्यू कराए और मोहम्मद रिजवान से एटलीस्ट कोई एक मैच देना कि हमें भी पता चले कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ हमारे यंगस्टर्स में क्या इतना टैलेंट है कि वो मुश्किल कंडीशन में जाके और डेब्यू स्कोर कर सके। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो बाकी मुल्क की अगर ले ले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया वगैरह, इनके यंगस्टर्स मुश्किल जगहों पे अपनी टीम को रन करके देते हैं। तो जी हम बिल्कुल। हमको भी चाहिए कि हम अपने नए प्लेयर्स को मौका दे खेलने का। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस सीरीज में होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल सीरीज होती है। हाँ, अगर हम ये 2-0 हो जाए और थर्ड टेस्ट में जाए तो शायद आप कह सकते हैं कि चांस बन सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि रिजवान ही खेलेंगे इस सीरीज में। और देखिए अगर मैं इस मैच पे आऊँ, क्योंकि हम थोड़ी और आगे की बातें भी कर रहे हैं, इस मैच पे मैं अगर आऊँ अमान, तो इस वक्त 112 पे 2 हो गए, इंग्लैंड एक बहुत डोमिनेंट पोजीशन में है। लेकिन अगर मैं थोड़े पाकिस्तान की साइड से बात करूं, तो हाँ आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी आज इसी तरह की पोजीशन में था, मतलब 112 पे 3 थे हमारे आउट और फिर एकदम कोलैप्स हो गया। तो मैं थोड़े हमारी बॉलिंग पे आना चाहूंगा अमान। एक मैं चीज कहूंगा कि हमने 2 विकेटें जरूर ली, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बहुत ही कहते हैं ना वेवर्ड बॉलिंग थी, स्पेशली खुरम शहजाद की तरफ से। बहुत ही वो लाइन अपनी मेंटेन नहीं कर रहे थे और जो लेंथ थी उनकी वो बहुत शॉर्ट थी, क्योंकि मोहम्मद अब्बास ने जो विकेट ली वो आगे से फुल लेंथ पे पिच की, तो उनको एलबीडब्ल्यू हुआ। खुरम शहजाद बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है वो बैक ऑफ द लेंथ कर रहे थे और उनकी ठीक ठाक पिटाई भी हुई आज। बिल्कुल, एक तो पहली बात तो इंग्लैंड जो गया वो फोर प्रॉपर पेसर लेके दिया है और आप थ्री पेसर एंड वन स्पिनर। अब आपकी ये स्ट्रैटेजी सही है या गलत है, ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा, उस पर हम अभी कोई कमेंट कर नहीं सकते। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। अब मोहम्मद अब्बास को छोड़ के मोहम्मद अली और खुरम सिराज,
इन दोनों की लाइन लेंथ आज बहुत ज्यादा खराब थी। इनफैक्ट खुरम सिराज तो इतनी ज्यादा बेकार बॉल है कि पता नहीं दो तीन बॉलें शॉर्ट कर रहे हैं, फिर एक डाउनर के कट कर देंगे, फिर कोई पॉपुलर बॉल कर देंगे। मतलब मैंने लाइव मैच देखा है कि एक एंड से मोहम्मद अब्बास जो है वो दो रूट को फंसा रहे थे, और दूसरे एंड से खुर्रम या अली आके उनको आसानी से चौके दे रहे थे, क्योंकि तो जिस टाइप का प्लेयर है उसको आउट करने के लिए आपको प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा। वो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो चलते फिरते आपको आपकी बेकार बॉलों में विकेट दे देगा। जो रूट को आउट करने के लिए यू हैव टू कम विद द प्लान, और प्रॉपर विकेट टू विकेट और प्रॉपर लाइन। एक ये कहते हैं ना कि एक जगह पे छह बॉलें करना चाहिए। तो हम हमारे बाकी प्लेयर्स को भी कहते हैं वाइट बॉल के, हारिस शाहीन नसीम के, आपको एक जगह पे छह बॉलें करना नहीं आती। तो जो हमारे बाकी हम जो रेड बॉल प्लेयर्स की एग्जांपल देते हैं कि जिनके हमारी बात ले लें खुरम सिराज की, इनके 78 फर्स्ट क्लास गेम्स है, उसमें 270 कुछ इनकी है विकेट्स, उसके बावजूद एक इस टीम प्लेयर को छह बॉलें एक जगह पे करना नहीं आ रहा, तो वो बहुत ज्यादा खराब बात है कि इतने फर्स्ट क्लास गेम्स खेलने के बाद भी आप एक जगह पे छह बॉल नहीं कर पा रहे हो। तो वो काफी ज्यादा बेकार बात है मेरे नहीं, अकॉर्डिंग। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और इसमें जो कहते हैं ना, द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग यहाँ पे ये है कि ये जो बॉलर्स हैं आपके, स्पेशली खुरम शहजाद और मोहम्मद अली, ये डोमेस्टिक के घोड़े मतलब माने जाते हैं कि यार ये डोमेस्टिक के लड़के हैं, ये वो हैं, ये हैं। मतलब बिल्कुल अगर ये चीज आप कहते हैं ना, शाहीन बेचारे शाहीन शाह अफरीदी कर रहे होते, नसीम शाह कर रहे होते, तो ये हमारी बात वैलिड होती कि यार ये इनको हमारा जो एक आर्गुमेंट होता है कि डोमेस्टिक के लोगों के खिलाफ, तो शाहीन और नसीम पे तो इल्जाम है कि ये नहीं है, तो उन पे ये समझ आता है। लेकिन जो आपके सीजन प्लेयर हैं वो ये गलतियां कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक अलार्मिंग चीज है। एक चीज मैं मान कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो हमारे बॉलर्स के फेवर में है वो ये है कि जब इंग्लैंड ने बॉलिंग की सुबह में और दोपहर में, कंपेयर टू जब हमारे बॉलर से बॉलिंग की, तो कंडीशंस में एक बहुत बड़ा फर्क था। इंग्लैंड जब था, आपको पता होगा, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। ओवरकास्ट कंडीशंस थी, ग्रे क्लाउड से बारिश भी हुई, उसके बाद एक घंटा जाया हो गया। लेकिन जब हमने बॉलिंग की तो मतलब धूप निकली हुई थी बिल्कुल, एक पिच भी थोड़ा फ्लैट हो गया था, और आपको पता है जब धूप लगती है पिच पे तो थोड़ी सी मॉइस्चर चले जाता है, पिच थोड़ी हार्ड हो जाती है और बॉल थोड़ा ट्रू आता है, तो इट मेक्स बैटिंग लॉट इजियर। बिल्कुल तो ये आप कह सकते हैं कि बॉलर्स पे एक एक उन पे एक पॉजिटिव चीज थी। हाँ, आप कल देखना होगा, कल जब होपफुली हमारी तो दुआ होगी कि कल भी ओवरकास्ट कंडीशंस हो, थोड़ा पिच में मॉइस्चर हो, ताकि हमारे बॉलर्स अपनी लाइन लेंथ को ठीक करके एक बेहतर रिजल्ट निकाल सके पिच से। देखो, क्योंकि जिस टाइम पे पाकिस्तान टीम ऑल आउट हुई थी, बिल्कुल उस पर अगर धूप लग लग के पिच बिल्कुल वो कड़क हो गया था, मॉइस्चर बूट से बिल्कुल खत्म हो गया था। मतलब अगर पाकिस्तान टीम अगर वहां पे बैटिंग कर रही होती तो इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती, पाकिस्तान टीम वहां से एक बड़ा स्कोर कर सकती थी। बिल्कुल। और पाकिस्तान टीम थी भी कुछ नहीं, वो बड़ा स्कोर कर पाते, लेकिन सैडली वो नहीं हुआ। तो आई बिलीव कि अब अगर हम लोग रियलिस्टिकली बात करें, तो अब हमारा मूव ऑन क्या होना चाहिए कि अगर हम कल जब पाकिस्तान टीम बॉलिंग करने आए, तो उनका पूरा पूरा ये गोल हो कि कुछ भी करके इंग्लैंड को 250 के अंडर ऑल आउट करना है। कि अगर बिल्कुल। 250 से अबव 3 3 स्कोर किया और लीड जो है वो 100 से ऊपर पहुंच गई, तो आई एम सॉरी, फिर पाकिस्तान के हाथ से गेम मतलब कह लो 80% तक निकल चुका होगा। इसमें बेस्ट केस सिनेरियो ये बनेगा कि कल आप बॉलिंग करने आओ, और कम से कम भी मैक्सिमम 250 बोल रहा हूँ मैं, 250 के अंदर आप उनको ऑल आउट करो, 50-60 की कोई ट्रेल लेके बैटिंग करने आओ, फिर वहां से एक बड़ा अच्छा कह रहा हूँ 350 कुछ का स्कोर लगा के फिर इंग्लैंड टीम को कोई 280-300 का टारगेट दो, जो कि बनता है कि इससे आप शायद फिर मैच जीत सको। वरना तो आई डोंट थिंक कि बिल्कुल आप अगर सही कह रहे हैं। कोई 100-150 प्लस की लीड गई, फिर तो हमारा जीतना नॉट इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये मैच आपके हाथ से निकल गया है 70%, क्योंकि इंग्लैंड में इस तरह कमबैक करना आसान नहीं है। और देखिए, आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स चाहिए जिनमें थोड़ा कैरेक्टर हो, जिनमें थोड़ा एक कहते हैं ना एक्स फैक्टर हो, वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, बाबर आजम जो भी है वो आपके बड़े नाम जरूर हैं, वो उनसे आप उम्मीद लगाते हैं कि ये करेंगे, वो भी आपके पास नहीं है। बाकी के जो आपके जो सुपरस्टार्स हैं, शाहिन शाह अफरीदी और ये सब, ये लोग भी आपके साथ यहाँ नहीं है। तो कहीं न कहीं एक स्टार पावर लैक कर रही है जो टीम है पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ कि पिछले 10-15 साल की अगर मैं क्रिकेट देखूँ हमारी, तो उसमें वन ऑफ द वीकेस्ट टीम मुझे लगती है ऑन पेपर। मतलब जिसमें देखते हैं ना, जैसे अगर आप 2016 पे चले जाए तो उसमें आपके पास मिसबाह उल हक, यूनिस खान, यासिर शाह, मोहम्मद आमिर, असद शफीक, सरफराज, इतने बड़े बड़े
मतलब बड़े तो आप नहीं कहेंगे, मतलब नामी ग्रामी प्लेयर्स थे जो टेस्ट क्रिकेट के, नाम नाम ही मतलब काफी लोग नामी बिल्कुल। ग्रामी प्लेयर जो दुनिया उनको जानती थी कि यार ये है नाम, चलते फिरते प्लेयर्स हैं ये। इवन 2018 में अगर आप आ जाए तो उस वक्त भी आपके पास वही थोड़े बहुत प्लेयर्स थे। फिर हसन अली उस वक्त बड़े उभरते हुए सितारे थे, और भी एक दो शादाब खान, फहीम अशरफ वगैरह, ये ऑलराउंडर्स थे जो अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर इवन 2020 में मैं अगर चले जाऊँ वहाँ, तो उसमें आपके अजहर अली आपके कैप्टन थे, फवाद आलम थे, असद शफीक थे, तो अच्छी टीम थी। यासिर शाह बड़ा अच्छा करते, शाहिन शाह अफरीदी यंग थे उस वक्त। ये टीम मुझे बिल्कुल कहते हैं ना एक एक बहुत ही बिलो एवरेज टीम लग रही है। और स्टुअर्ट ब्रॉड पे भी मैं थोड़ा आना चाहूंगा, उन्होंने बात की अमान, बड़ा एक कहते हैं ना लताड़ा है उन्हें हमारी टीम को पुअर का, बिलो एवरेज का। तो ये बात एज अ फैन तो बड़ा हमें गुस्सा दिलाती है कि यार ये इसकी क्या हिम्मत है हम पे बोलने का। लेकिन अब एक ऐसा लेवल आ चुका है अनफॉर्चुनेटली कि हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि हमारी टीम बहुत पुअर है, बहुत बिलो एवरेज है। बिल्कुल। पहली बात तो मैं शाहीन पर आऊंगा कि शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट से निकालने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उनका पेस नहीं था। वो सेकेंड इनिंग्स तक आते आते 130 128 पे बॉल कर रहे होते थे। लेकिन अगर मैं देखूं जो खुरम शहजाद जिस पेस पे ऑपरेट कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिस पेस पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो टू बी ऑनेस्ट कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो कि 145 की पेस नहीं मार रहे, वो 130 लोअर 130 में ही बॉल कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने भी लोअर 130 में बॉल ही करनी है और अगर ऐसी बॉलिंग ही करनी है, मेरे ख्याल से शाहीन का होना एटलीस्ट आपको एक वो तो देता है कि एक्स फैक्टर के यार बड़ा नाम बिल्कुल वही कर वही रहा है मैं कह रहा बॉलिंग। हूँ ना कि एक देखिए बंदे को चलो यहाँ शाहीन बॉलिंग शाह करने का अफरीदी, एक्सपीरियंस है। जी शाहिद शाह अफरीदी की जितनी भी आप बुराई कर लेंगे वो बेकार है, ईगल पेटी हुई फटी हुई जो भी कुछ भी बोलते हैं आप उनको, एट द एंड ऑफ द डे वो एक बुरे बॉलर नहीं है। मतलब वो एक वर्ल्ड क्लास भी ऐसे नहीं है कि वर्ल्ड क्लास है, बुमराह कम इस लेवल के नहीं है वो, लेकिन ही इज मच बेटर देन एवरेज बॉलर। मतलब और एक चीज मैं उनकी कहूंगा कि पेस बिल्कुल उनकी अब नहीं है, लेकिन वो लेफ्ट आर्म एंगल जो है ना वो बहुत बड़ा फैक्टर है। 2016 में जब आप टेस्ट सीरीज आपने डबल की थी वहां पे 2-2, तो उस वक्त आप एक ही टीम में तीन तीन लेफ्ट आर्मर्स खिला रहे थे। 2016 का जो लॉर्ड्स टेस्ट था उसमें मोहम्मद आमिर, राहत अली और वहाब रियाज, ये तीनों लेफ्ट आर्मर्स बॉलर्स थे जिन्होंने आपको वो टेस्ट जीतने में हेल्प की थी। तो ये चीज बहुत मैटर करती है टेस्ट क्रिकेट में कि आपके पास वैरायटी हो। और देखिए शाहीन की अगर मैं बात करूं, एलपीएल में बहुत पिटे वो, हमने भी बहुत उनका मजाक उड़ाया, लेकिन अमान जो अभी वनडे कप का फाइनल हुआ था उसमें उन्होंने कोई 7 विकेटें ली, हैट्रिक ली। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अभी भी उनमें क्रिकेट है, वो यहाँ कुछ कर सकते थे इस सीरीज में। बेशक, क्योंकि अगर देखिए एक लेफ्ट आर्मर पेसर का जो एक फैक्टर होता है, वो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है सामने वाली टीम की। अगर लेफ्ट आर्मर है और शाहीन शाह अफरीदी बड़ा नाम भी है, 6 7 फुट की हाइट है, तो अगर बॉलिंग दावी दो, बहुत सी चीजें भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लाती है बैट्समैन के ऊपर। वो कभी कभार उस बंदे के खौफ से आउट आता है कि यार बंदा 5 6 फुट का लेफ्ट आर्म शायद कभी भागता हुआ आ रहा है तो क्या बॉल डाल दे, और तो उससे भी बंदा कभी कभार आउट हो जाता है। और एक लेफ्ट आर्म का फैक्टर होना भी एक टीम के लिए एक फैक्टर होता है। और पाकिस्तान टीम और इस वक्त दो मतलब आपका जो प्लेयर्स बॉलिंग कर रहे हैं वो उतना दूर से भागते भागते तो 30 की बॉल डाल ले डाउन द लेफ्ट साइड, उस पे जो वो जैसे प्लेयर्स ने कहाँ आउट होना है। हालांकि अगर हम देखें तो ये जो इंग्लिश बैटिंग ऑर्डर है, इसमें दो दो प्लेयर्स तो कहूंगा जो कि अभी अभी आए, जॉर्डन कॉक्स और डैन लॉरेंस, तो देखिए ये तो और प्लेयर्स जॉर्डन तो अभी कॉक्स, तक चलो। देखिए जॉर्डन कॉक्स की मैं बात करना चाहूंगा, इनको तो टेस्ट का प्लेयर माना भी नहीं जाता है। इनको मैंने इनके करियर को काफी फॉलो किया है मैंने, बिल्कुल ये T10 लीग वगैरह खेल खेल के उन्होंने अपना नाम बनाया है, और फिर उसके बेस पे इन्होंने बड़ी लीग्स में गए, आहिस्ता आहिस्ता 100 में परफॉर्म किया उन्होंने। आईपीएल में भी ये थे इस दफा लेकिन खेले नहीं। तो ये T20 के लीग के प्रोडक्ट हैं जिनको आप टेस्ट में मौका दिया है, नो डाउट अच्छे टैलेंट है, लेकिन वो कोई टेस्ट के कोई प्रोडक्ट नहीं है जिनको आप बहुत हाईली रेट करें। और जहाँ बात मतलब कि शाहिद शाह अफरीदी की है, देखिए बिल्कुल दुनिया में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखिए अमान, तो शाहिद शाह अफरीदी के अलावा सिर्फ दो ही लेफ्ट आर्मर है जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं रेगुलरली। एक आपके मिचेल स्टार्क हो गए, एक आपके मार्को एडसन हो गए, और मुझे कोई इस वक्त नजर नाम याद नहीं आ रहा जो टेस्ट क्रिकेट में लेफ्ट आर्मर पेसर हो और जो रेगुलरली खेलता हो। तो ये चीज जो है ये टेस्ट क्रिकेट में इतनी नहीं है, और इंग्लैंड स्पेशली बहुत स्ट्रगल करती है लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट। उनका रिकॉर्ड आप देखिए मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट उनके बैटर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो बिल्कुल मैं पर्सनली चाहता यहाँ शाहीन होते, लेकिन नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, उबैद शाह की मैं होप करूंगा कि उनको यहाँ मौका मिले। बट जहाँ इस टेस्ट की बात है, आपने अमान बिल्कुल सही कहा देखिए
जी, कि बिल्कुल, हमें विकेटें लेनी पड़ेंगी यहाँ पे। बिल्कुल, शाहीन का मतलब आपने अगर माना कि शाहीन को आपने टेस्ट नहीं खिलाना कि उनको हमने व्हाइट बॉल में खिलाना है और लेट्स से अगर आपका इम्पैक्ट ये है कि शाहीन को इंजरी ना हो जाए वर्ल्ड कप से पहले तो आपसे टेस्ट हटा दें। अगर मान लें आपको ये इम्पैक्ट है स्टिल यू नीड अ लेफ्ट आर्म पेसर इनसाइड क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर का होना आपकी फास्ट बॉलिंग को एक काफी अच्छी वैरायटी ऑफर करते हैं और आई बिलीव मीर हमजा बहुत से बिल्कुल, लोग ये नाम भूल जाते हैं लेकिन मीर हमजा को भी काउंटीज में खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इनफैक्ट वो तो अभी भी उनको नॉटिंघमशायर ने काउंटी में दोबारा से सेलेक्ट कर लिया और लाइक इंग्लिश कंडीशन में तो चलो मीर हमजा को लाइक बहुत ज्यादा खेलने का एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से वो उनकी वो स्विंग और मूवमेंट का उनके पास कंट्रोल है आई बिलीव के उबैद शाह से बेटर ऑप्शन था कि आप मीर हमजा को खिलाते क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म एंगल का आपकी फास्ट बॉलिंग में होना आपकी फास्ट बॉलिंग को एक बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कदम करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए अभी हम उन्हीं प्लेयर्स पे बात कर सकते हैं जो स्क्वाड में है। तो शो एंड करने से पहले अमान मैं एक और पॉइंट रेस करना चाहूंगा। हमने अली उस्मान को खिलाया है। देखिए नो डाउट वो डोमेस्टिक के प्लेयर होंगे, वो अच्छे होंगे। लेकिन देखिए साजिद खान जो परफॉर्मेंस दे के आए हैं वेस्ट इंडीज में सेकंड टेस्ट में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ये कैसे ड्रॉप कर सकते हैं साजिद खान को, जो विद द बैट भी रन्स करते हैं, बॉलिंग का उनका एटीट्यूड है। और वो एक ऐसे कैरेक्टर है, मतलब जो आप मैंने अभी बात की थी ना कुछ टाइम पहले कि टीम में कैरेक्टर नहीं है, तो साजिद खान वाहिद बंदा है जिसमें मुझे नजर आती है एबिलिटी के वो फाइट करता है, उसका एक गुस्सा है, एग्रेशन है फील्ड में जो आपको कहता है इन्फ्लुएंस करता है टीम को। और 2 साल मतलब 1.5 2 साल पहले जब वो होम पे खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो और नुमान अली ने मिल के पूरा इंग्लैंड टीम को बर्बाद कर दिया था, अगर आपको याद होगा। तो जहां तक मेरा माइंडसेट कह रहा है कि अली उस्मान को खिलाने की एक वजह यही होगी कि इंग्लैंड टीम के जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में राइट आर्म बैट्समैन बहुत सारे हैं। तो उसके लिए एक लेफ्ट आर्म स्पिन का एंगल जो कि आई गेस फोर्थ इनिंग में काफी ज्यादा वैल्यूबल आता है क्योंकि हम हमें पता है कि फोर्थ इनिंग में बॉल जो है वो थोड़ा सा टर्न होना स्टार्ट करता है। अब ये बात तो फोर्थ इनिंग में जाके पता चलेगी कि स्पिन का फैक्टर पिच में आता है या नहीं आता कि पाकिस्तान टीम अली उस्मान से विकेट निकाल पाती है नहीं निकाल पाती लेकिन बिल्कुल आपने सोचा कि साजिद खान की वजह से आपकी बैटिंग भी कुछ हद तक थोड़ी बहुत ताकत होती है क्योंकि अली उस्मान को आप एज अ बैट्समैन कहने को वो ऑन पेपर ऑलराउंडर उनके फर्स्ट क्लास में कोई ज्यादा रन है लेकिन वो रन हमें जिस तरह से और पहली बॉल पे वो होए आउट मतलब बिल्कुल उसकी यॉर्कर में बोल्ड हुए हैं आई बिलीव कोई उन पे आप बैटिंग पे इतना कुछ ज्यादा रिलाय कर नहीं सकते हो। शाहिद खान की बैटिंग उनसे कई गुना बेटर है और शाहिद खान का जो कैरेक्टर है वो टीम के अंदर ना पूरी टीम में एक एनर्जी ले आते हैं इससे बिल्कुल, ऑपोजिशन के ऊपर भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है जिससे वो खुद अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं अक्सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखिए अमान आपने बात की मैचअप्स की और राइट हैंडर्स की, देखिए ये चीज मैं इसमें बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि ये मैटर करती है। पर देखिए T20 की हद तक, ये वनडे की हद तक ये चीज होती है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में देखिए जो एक अच्छा बॉलर होता है ना, जिसमें क्वालिटी होती है, उसके लिए ये कोई चीज फर्क नहीं पड़ती कि यार लेफ्ट हैंडर है राइट हैंडर है, वो अपनी स्किल पे अपनी एबिलिटी पे आउट करता है। जिस तरह अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो रविचंद्रन अश्विन हो गए, नेथन लायन हो गए, जो टॉप के बॉलर्स हैं दुनिया में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि राइट, हाँ वो एक नेचुरली बिल्कुल होता है कि जो ऑफ स्पिनर है वो लेफ्ट हैंडर पे ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। लेकिन ये चीज मुझे लगता है कि ये T20 की हद तक अच्छी होती है, लेकिन टेस्ट में आपको जब थोड़े लंबे स्पेल्स करने होते हैं, तो उसमें ये चीज मुझे नहीं लगता इतनी मैटर करती है। और साजिद खान का आप रिकॉर्ड देखें तो वो हैरी ब्रूक को काफी दफा आउट कर चुके हैं, जो रूट को भी आई थिंक किया हुआ है, और जैक क्रॉली को काफी उन्होंने तंग किया हुआ है। तो वो एक है बॉलर जो अच्छा कर सकते थे। बट बहरहाल वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं होप करूंगा कि वो अगले टेस्ट मैच में है। लेकिन हमने जिस तरह आज हमारी बात की पूरे शो में कि क्या इस टेस्ट मैच में हमारे चांसेस है, तो मुझे इतने लग नहीं रहे। आपने भी कहा कि इतना ज़्यादा नहीं है, बट आज की शो को हम इसी नोट पे एंड करते हैं कि पाकिस्तान टीम होपफुली अच्छा कुछ रिस्पॉन्स देगा। बिल्कुल बस मैं यही कहना चाहूंगा एंड में कि पाकिस्तान टीम को जब बॉलिंग करने आए देयर मेन फोकस शुड बी कि किसी भी तरह जो रूट आउट करना क्योंकि जो रूट की अगर बारी लग गई वो तो ये डेथ में आपके हाथ से पूरा पूरा किया और तो उसका बस कुछ जैसे जो रूट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एंड में खाली बात तो है कि मोहम्मद अब्बास से मैं एक्सपेक्ट करें कि मोहम्मद अब्बास हमें कि जितना मोहम्मद अब्बास के यहाँ खेलने का एक्सपीरियंस है आई डोंट थिंक पूरे पाकिस्तान में और किसी किसी प्लेयर को होगा
तो उनसे हम करें एक्सपेक्ट कि वो हमारी टीम को कल लीड करे और हमें विकेट दिला के दे। बिल्कुल यही हमारी होप है, जो रूट को आउट करें, फिर हैरी ब्रूक जिनकी फेवरेट ऑपोजिशन ही पाकिस्तान है, तो ये दो नाम बड़े हैं। उसके बाद आप कह बिल्कुल। सकते हैं डेल लॉरेंस, जेबी स्मिथ वगैरह थोड़े आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर या इतने ज्यादा वो रन्स में नहीं बेकार है, है। उनको हम निकाल सकते हैं। बट ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि होपफुली हम यही चाहेंगे कि कल टी तक या टी के मतलब आखिरी 1-2 घंटे में पाकिस्तान टीम बैटिंग वापस करे। अगर कल इंग्लैंड पूरा दिन बैटिंग करती है तो सैडली ये टेस्ट बिल्कुल बस वो मुझे गेम खत्म है। बिल्कुल एंड गेम होता दिख खत्म। रहा है। आज के लिए हमारा इतना शो है, हमने काफी डिटेल शो किया। और हम लोग थोड़ी माजरत भी करना चाहेंगे क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते में बहुत ज्यादा और भी क्रिकेट हुई है, जिस तरह आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का टेस्ट जो बांग्लादेश ने हिस्टोरिक विन हासिल की, इसमें भी हम बात नहीं कर सके। और फिर इंडिया और श्रीलंका की भी सीरीज चल रही है, जो श्रीलंका ने जीत ली पहली, सॉरी इंडिया ने वो पहला टेस्ट जीत लिया। और फिर 200 लीग का जो फाइनल हुआ मान, वो बड़ा जबरदस्त था लॉर्ड्स में, जो मैनचेस्टर सुपर जायंट ने जीता। उसमें मोहम्मद आमिर की बड़ी हीरोइक स्पेल थी, जिस तरह उन्होंने एंड में बॉलिंग की। तो बहुत क्रिकेट हुई है, आज के लिए हम लोग इतना ही कर सके, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम लोग पूरी अपनी कवरेज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर करें हमारी वीडियोस को। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज।